दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जो हमारा कंप्यूटर वाला सीरीज चल रहा था इसमें आगे बढ़ेंगे और कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे। और कंप्यूटर मेमोरी भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर भी जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है या फिर एसएससी वगैरह जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ भी सिलेबस में कंप्यूटर शामिल है वहाँ पर इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और ये भी टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछला हमने जो 3 टॉपिक्स पर बात किया था वो इम्पोर्टेंट था। तो कंप्यूटर मेमोरी को देखने से पहले आप जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक नंबर 3 था इसमें हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात की थी। ठीक है, कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है और इसमें जो भी एग्जांपल्स थे उनको हमने देखा था। और ये भी जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके उदाहरण से, यानी कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट है, वहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। इसके बाद हम लोग आगे अब कंप्यूटर मेमोरी पर बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है। तो हमने इसको जब पहला जो हमारा क्लास था उसी में हमने देखा था कि जब क्या होता है कि कोई भी डेटा जब प्रोसेस होने के बाद जब आउटपुट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक जगह पर रखते हैं। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड के लिए जिस माध्यम का हम लोग यूज करते हैं वही मेमोरी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस किए हुए डेटा को रखते हैं या प्रोसेस करने से पहले जो भी डेटा होता है उसको रखते हैं, यानी भंडारण करते हैं वहाँ पर। तो यही मेमोरी होता है और कंप्यूटर का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डेटा हो या प्रोग्राम हो ये वहीं पर स्टोर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर ये ना हो तो कोई भी आप डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसको काफ़ी महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और जो भी मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक आपको मिलेगी मेन मेमोरी और एक मिलती है ऑक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी। तो ये 2 टाइप की मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। और जो मुख्य मेमोरी हमने देखा था कि कौन सा होता है, तो सीपीयू का भाग माना जाता है जो मुख्य मेमोरी होता है, और वो अंदर में ही जो भी कंप्यूटर होता है उसके अंदर में लगा रहता है। और सहायक मेमोरी को हम लोग बाहर से लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी मैग्नेटिक मीडियम्स वाले आते हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है या टेप है, मैग्नेटिक टेप वगैरह, ये सारा बाहर से लगते हैं। तो ये इसमें यानी ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी में आ जाते हैं। ठीक है, और दोनों ही मेमोरी जो होता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा जो स्टोर हो सकता है। ठीक है, और बाइनरी जो कोड्स होते हैं उसी में ये सारा डेटा स्टोर होता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेमोरी की अगर थोड़ा सा अनुक्रम की बात करेंगे किस तरह से ये चलता है, तो 2 टाइप को इसको बांट सकते हैं। एक तो होता है क्षमता के आधार पर आप देख सकते हैं, दूसरा होता है एक्सेस टाइम। ठीक है, तो ये 2 आधारों पर इसको बांटा जाता है। तो क्षमता में आप समझ सकते हैं कि ये सूचना की ऐसी मात्रा है जिसे मेमोरी स्टोर कर सकती है। ठीक है, जितना मात्रा। और टाइम है कि कितना कम समय में वो जो डेटा है उसको स्टोर करने में कितना कम समय लगाती है। तो जितना कम समय वो लगाएगी मेमोरी की गति उतनी ही अधिक मानी जाती है। तो ये 2 तरह से, एक हम कैपेसिटी देखते हैं कि कितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है, और दूसरा हम लोग एक्सेस टाइम देखते हैं कि कितना कम समय में वो ज़्यादा वहाँ पर स्टोर हो सकता है या फिर वहाँ से डेटा को लिया जा सकता है। तो 2 तरह से हम लोग देखते हैं। अगर देखिए साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ा साइज़ जो होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीपीयू के बाद रजिस्टर आता है, रजिस्टर का छोटा साइज़ होता है, फिर कैशे मेमोरी आता है, फिर मेन मेमोरी आता है, फिर मैग्नेटिक डिस्क आता है और फिर मैग्नेटिक टेप आता है। तो ये साइज़ के अनुसार है, यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो मैग्नेटिक टेप जो है ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा आएगा रजिस्टर्स, इसके ऊपर सीपीयू। ठीक है, वही गति के हिसाब से देखेंगे तो सबसे तेज़ होता है रजिस्टर। इसको हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि जो रजिस्टर होता है वहीं से सीपीयू जो है वो सबसे पहले डेटा को लेता है और सबसे फास्ट लेता है। ठीक है, तो स्पीड के मामले में देखिएगा तो सीपीयू के बाद आप रजिस्टर को ही देखेंगे, यानी सीपीयू जो भी डेटा प्रोसेस करता है वो रजिस्टर से ही लेता है। तो सबसे तेज़ यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अगर ऑप्शन में रहा तो सीपीयू तो हो ही जाएगा, नहीं है तो फिर रजिस्टर सबसे तेज़ होता है। ठीक है, अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो कैशे मेमोरी जो है ये सबसे तेज़ डेटा होता है। अगर वो भी नहीं है तो फिर मेन हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक और फिर मैग्नेटिक टेप। देखिए, डिस्क है और टेप है, तो टेप जो है सबसे स्लो माना जाता है क्योंकि साइज़ में सबसे बड़ा है। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ है उतना इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, इस वजह से इसकी गति थोड़ी सी कम होती है। अब रजिस्टर्स वगैरह में है कि डेटा कम होता है, तो इस वजह से यहाँ से काफ़ी तेज़ गति से डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मेमोरी के कुछ मापदंड की बात करें तो आप जानते हैं कि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसको हम लोग जनरली जो है
एक बाइट वर्ड में इसको मापते हैं, ठीक है, बाइट है। और मेमोरी की बहुत सारी लोकेशन होती है, अलग अलग लोकेशंस पर इसको रखा जाता है, जैसे रैंडमली, सीक्वेंशियल, इस तरह से डायरेक्टली एक्सेस इसको किया जा सकता है। एक्सेस टाइम को हमने देख लिया था। अब देखिए मापन की अगर प्राथमिक इकाइयों की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर की जो भी सूचनाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के द्वारा हैंडल की जाती है, जिसमें आईसी चिप वगैरह आती है। और इसमें आप देखेंगे कि 2 प्रतीकों का मेनली यूज होता है, ये भी आपको पता है, 0 और 1, और इन्हीं को बीट कहा जाता है, ठीक है। और 0 क्या है, तो ये है सिग्नल की अनुपस्थिति को बताता है, और 1 जो है ये सिग्नल की उपस्थिति को बताता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो 0 का मतलब ये है कि सिग्नल अनुपस्थित है, 1 का मतलब है कि सिग्नल उपस्थित है। और एक बिट जो होता है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो केवल 0 या 1 को स्टोर कर सकती है, क्योंकि एक सिंगल बिट केवल 1 या 2 ही मान को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर में जब हम रैम, रोम या फ्लॉपी डिस्क वगैरह हार्ड डिस्क का यूज करते हैं तो डेटा कुछ यूनिट्स में स्टोर होते हैं, और उन्हीं को हम लोग निब्बल, बीट या फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें जो मेन चीज़ निकल के आया वो यही है कि 0 और 1 के फॉर्म में जो बीट होता है, और याद रखिएगा 0 का मतलब होता है सिग्नल नहीं है, सिग्नल अनुपस्थित है, और 1 का मतलब होता है सिग्नल उपस्थित है। और जो बीट है ये सबसे छोटी इकाई है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, बाकी हम लोग यहाँ पे नीचे देखने वाले हैं। तो देखिए अगर बीट की बात करें तो बीट का मतलब क्या होता है, तो ये होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट को निरूपित करता है ये, और ये एक सिंगल डिजिट होता है, यानी 0 या 1 का प्रयोग इसमें किया। तो यहाँ पे जो बिट है याद रखिएगा 0 और 1 इसमें प्रयोग होता है, और इसको बाइनरी डिजिट को ये निरूपित करता है। इसके बाद देखिए निब्बल, निब्बल की अगर बात करें तो यहाँ पे निब्बल में 4 बिट होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और ध्यान ये रखना है कि 2 निब्बल में 1 बाइट होता है, ठीक है, यानी 1 बाइट बराबर क्या होगा, 1 बाइट बराबर 2 निब्बल होगा, और 1 निब्बल में आप देख रहे हैं कि 4 बिट होगा, यानी 1 बाइट में कितना बिट होगा, तो 8 बिट होगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाइट में लगभग 1 कैरेक्टर होता है, जैसे लेटर ए, नंबर 1 या कुछ भी हो सकता है, और 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं। और पीछे हमने देखा कि 2 निब्बल मिला के 1 बाइट बनता है, ठीक है। तो 1 निब्बल में 4 बिट और 2 निब्बल में 8 बिट, और 8 बिट मतलब 1 बाइट, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। किलोबाइट में आप जानते हैं 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहा जाता है। उसी प्रकार से ये सीरीज़ आगे चलती रहती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर टेराबाइट आता है, पेटाबाइट आता है, और इस तरह से आगे एक्साबाइट आता है, जो देख सकते हैं 1024 पेटाबाइट होता है, और फिर जेटाबाइट है, जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होता है। तो ये सीरीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि जिसमें किस तरह से शुरू होता है। और मेमोरी की इकाइयाँ यहाँ पे दी गई है, जैसे 1 बिट ये क्या है, बाइनरी डिजिट है। फिर 8 बिट में हमने देखा 1 बाइट या फिर 2 निब्बल। यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं, और बाकी ये वाला जो सीरीज़ है इसको आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा ताकि याद रहे, ठीक है। इसको 2-3 बार देखने से ही याद होता है, ऐसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम लोग थोड़ा सा मेमोरी के प्रकार में आ जाते हैं। तो देखिए मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है। जो भी मेमोरी है उसको 2 भाग में, एक हमने पढ़ा कि प्राथमिक या प्राइमरी या फिर मेन इसको कह देते हैं, और एक है द्वितीयक जिसको सेकेंडरी या फिर सहायक मेमोरी भी कह देते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी जो होता है इसको मैंने आपको बताया कि ये अंदर में रहता है, इसलिए इसको आंतरिक या इंटरनल मेमोरी भी कह देते हैं, ठीक है। और ये सीपीयू का ही भाग होता है, यानी जो भी इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं और जो भी आप इनपुट या आउटपुट डेटा कुछ समय के लिए जो स्टोर होता है अंदर में जाकर, वहाँ पर जो मेमोरी काम करता है वही है इंटरनल मेमोरी, ठीक है। और जो भी प्रोसेस के लिए डेटा जाता है वो यहीं पर रहता है, और इनकी जो स्टोरेज क्षमता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे आवश्यकता पड़ता है तो उस हिसाब से इसका यूज होता है, आवश्यकता नहीं पड़ने के बाद ये वहाँ से समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें ये है कि इनकी गति आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि जब कंप्यूटर डेटा को यहीं से जल्दी से लेता है और फिर जल्दी वापस यहाँ पे भंडारित करता है, ठीक है, तभी कंप्यूटर का स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगा। और इनका आकार भी सीमित होता है, यानी आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अभी अंदर में है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर में मेमोरी है ये, तो बहुत ज़्यादा आकार वाला नहीं होता है, लेकिन बहुत तेज़ गति वाला होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसको 2 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, आपको पता है, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रीड ऑनली मेमोरी, यानी रैम और रोम, ये 2 तरह का होता है। अब रैम क्या है, तो मेमोरी एक चिप की तरह होती है, जैसा आप देख सकते हैं ये है रैम, ठीक है। और ये कैसा है, एक चिप की तरह है।
और ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है, अर्धचालक से बना होता है। और इसमें जो भी सूचनाएं होंगी वो कैसी होती हैं, अस्थायी होती हैं। ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। यानी जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई आप बंद करेंगे तो क्या होगा, इसकी सारी सूचनाएं नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए इसको एक वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये अस्थायी इसमें डेटा स्टोर होता है। और इसका जो यूज है वो डेटा को स्टोर करने या फिर उसमें उपस्थित जो भी डेटा है उसको रीड करने के लिए यूज होता है। बस इतना ही है। और रैम में जो होता है उपस्थित प्रत्येक लोकेशन को अपना एक निश्चित पता होता है। हमने पीछे भी पढ़ा था ये किस तरह से रैम में क्या होता है कि एक एक करके देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से ये स्पेशल एड्रेस होता है और इन्हीं एड्रेस में डेटा स्टोर होता है और उसी के ज़रिए CPU जो है वो पता लगा लेता है और ज़रूरत के हिसाब से उसी डेटा को प्रोसेस करता है और फिर उसी लोकेशन के हिसाब से स्टोर कर देता है। तभी कोई भी कंप्यूटर जो है वो जल्दी काम कर पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगर हम लोग कि रैम कितने प्रकार का होता है। ये होता है 2 टाइप का। ठीक है, एक होता है डायनेमिक रैम, यानी जिसको DRAM भी कहते हैं। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए, DRAM चिप के स्टोरेज सेल परिपथों में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार कोई ऑन या ऑफ स्विच कार्य करता है। ठीक है, इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है जो एक विद्युत चार्ज को स्टोर करता है। या 2 टाइप का होता है ये। तो ये जो होता है ये चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है। और ये वही 0 बिट या 1 बिट इसको माना जाता है। जो हमने पढ़ा था कि अगर 0 है तो वो क्या है, अनचार्ज है, और 1 है तो वो चार्ज है। तो वही चीज़ है जो हमने पीछे अभी देखा था। और जब आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो वो उसमें इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, चार्ज को फिर से भरने या फिर उत्पन्न करने के प्रावधान यानी रिफ्रेश करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, जिसके कारण आप देखेंगे कि कंप्यूटर जो है उसकी गति काफ़ी धीमी हो जाती है। उसको तेज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। और जब आप रिफ्रेश करते हैं तो जिस स्टोरेज का यहाँ पर यूज होता है वो डायनेमिक रैम है। ठीक है, तो डायनेमिक रैम ही आपको ये सुविधा देता है। और वही है कि इसकी सूचना आप बिजली जब बंद करेंगे तो नष्ट हो जाएगी। तो आपको DRAM याद रखना है, डायनेमिक रैम याद रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो रिफ्रेश कंप्यूटर होता है ना वो इसी के ज़रिए होता है, यही आपको ध्यान रखना है। अब इसका कुछ प्रकार है, जैसे SD RAM है, RD RAM है, DD RAM है। तो इस तरह से इसका कुछ एग्जाम्पल है। नाम से ही लग रहा है, देखिए डबल डेटा डायनेमिक रैम है, ये रैम्बस डायनेमिक रैम है और ये सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है। तो ये सब इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा JSSC में, लेकिन फिर भी इसका फुल फॉर्म जो है वो ध्यान रखिएगा। अब स्टैटिक रैम की बात करें तो नाम से लग रहा है, इसको SRAM हम लोग कह देते हैं। और इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। अब रैम है तो रैम में तो अस्थायी डेटा ही स्टोरेज होगा, यानी जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक इसमें रहेगा। और स्टैटिक रैम में होता क्या है, तो स्टोरेज सेल परिपथ में एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा होता है। जैसे हमने जब पीछे वाले में देखा यानी डायनेमिक रैम में देखा तो वहाँ पे एक ही ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा लगा है। और यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है जबकि वहाँ पे लगा हुआ है। बस यही है। और स्टैटिक रैम में यही है कि इसका यूज जो होता है ये डायनेमिक रैम से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है और कैसे मेमोरी की तरह इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसका भी कई उदाहरण है। नॉन वॉलेटाइल है, स्पेशल है और सिंक्रोनस है। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल्स उदाहरण है इसका। तो इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो ये रिफ्रेश के लिए यूज हो रहा था। और ये जो स्टैटिक रैम है ये जो होता है तेज़ गति के कारण इसका यूज ज़्यादा होता है। और थोड़ा सा ये डायनेमिक रैम के तुलना में आप देखेंगे तो ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए इसका कम यूज होता है। ज़्यादातर आपका डायनेमिक रैम का ही यूज होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही है कि वो डायनेमिक रैम से ज़्यादा तेज़ होता है जो स्टैटिक रैम है। अब आइए रीड ऑनली मेमोरी। तो नाम से ही लगता है, इसी को हम लोग रोम भी कह देते हैं। और इसमें जो भी डेटा आप रखेंगे वो स्थायी होता है। और नाम से ही पता चल जाता है रीड ऑनली, मतलब इसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी इन्हें डेटा और निर्देशों में परिवर्तन आप नहीं कर सकते, परिवर्तन संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें रीड हो सकता है, पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पे आपको रोम दिखाई दे रहा है, यही है। और यानी जब आप विद्युत सप्लाई बंद भी कर देंगे तो भी इसमें से सूचनाएं जो होंगी वो कहीं नहीं जाएंगी, वो सुरक्षित ही रहेंगी। इसीलिए इसको हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कह देते हैं। जबकि रैम क्या था, वॉलेटाइल था, ये नॉन वॉलेटाइल है। इसके अलावा रोम चिप बनाते समय ही इसमें कुछ आवश्यक डेटा और प्रोग्राम्स डाल दिया जाता है। यानी ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मेमोरी होता है और इसमें जब ये चिप बनता है उसी समय ही कुछ डेटा और कुछ प्रोग्राम्स इसके अंदर डाले जाते हैं। इसी वजह से ये स्थायी होता है, इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। और रोम का उपयोग सभी प्रकार के जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखेंगे वहाँ पे होता है, चाहे वो कैलकुलेटर हो, वीडियो गेम हो, डिजिटल कैमरा हो, सब में होता है। अब इसका कुछ प्रकार है, ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन आता है वही देखेंगे। देखिए प्रॉम है एक,
तो प्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका संक्षिप्त नाम है, और ये ऐसा मेमोरी है जिसमें स्थायी रूप से आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यही है कि इस मेमोरी में कोई सूचना अब भरनी होती है तो आप प्रॉम प्रोग्रामर या बर्नर के जरिए इसमें भर सकते हैं। तो इसका नाम ही है प्रोग्रामेबल मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। कहने का मतलब इसमें आप बाद में चाहें तो कुछ अगर आपको सूचना भरना हो, चेंज करना हो, मतलब चेंज तो नहीं लेकिन जनरली अगर भरना है तो आप भर सकते हैं, कुछ नया डेटा इसमें डाल सकते हैं। तो यही है, और ये भी स्थायी होता है, और बाद में यानी इसमें केवल एक ही बार आप प्रोग्राम कर सकते हैं, एक ही बार आप जो भी करना है ऐड करना है कर सकते हैं, फिर नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो यही है प्रोग्रामेबल मेमोरी, यानी प्रॉम इसको बोलते हैं। अगला है EPROM, EPROM भी इसको बोल देते हैं। तो ये क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है, इरेजेबल है यानी इसको बाद में भी आप क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसमें आपने एक बार प्रोग्राम किया तो ये स्थायी हो गया, अब नहीं बदल सकते। लेकिन इसमें क्या है कि आपने एक बार प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद भी आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है। उसके बाद एक और है EEPROM। तो ये क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये इसका संक्षिप्त नाम है। तो इसमें क्या है? तो वही है कि विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से कंप्यूटर में आप प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी फिर से प्रोग्राम करने के लिए इसकी सारी सूचनाओं को आपको नष्ट करना नहीं पड़ेगा, यानी आप एक बार में इसकी एक बाइट को साफ करके फिर से लिख सकते हैं। तो इसमें वही है कि ये थोड़ा सा उससे भी एडवांस रूप है, इसमें और चेंजेज आप ला सकते हैं, यही है। तो इसका फुल फॉर्म से जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना है, और कुछ खास नहीं है। और इनमें जो भी डेटा हटाया जाता है वो अल्ट्रा वायलेट किरणों को डालकर साफ़ किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और कुछ खास इसमें नहीं है। अब आगे जानते हैं। देखिए एक होता है फ्लैश मेमोरी। तो ये क्या है? तो देखिए यह एक प्रकार की आपको सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वॉलेटाइल विद्युत सप्लाई, मतलब नॉन वॉलेटाइल ये मेमोरी है, और विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में जो भी डेटा है वो सुरक्षित रहता है। अब नाम से ही लग रहा है नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि अगर आप विद्युत सप्लाई बंद भी कर देते हैं तो इसकी सूचनाएं संरक्षित ही रहेंगी, यानी स्थायी है, ठीक है, स्थायी मेमोरी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और रीराइटेबल होता है, यानी पुनः लिखने योग्य है, दोबारा आप लिख सकते हैं, और इसका भी यूज सभी डिजिटल सामग्री में होता है। तो फ्लैश मेमोरी को ध्यान रखिएगा। अगला है वर्चुअल मेमोरी। तो ये क्या है? तो ये एक काल्पनिक मेमोरी होता है, ठीक है। वर्चुअल नाम से ही लग रहा है, काल्पनिक है, और इसमें जो भी आप अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता को बढ़ाती है, और जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये तब करेंगे जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता कम पड़ रही है। जब ये कम पड़ रही है तो ये डेटा जो होता है वर्चुअल मेमोरी में चला जाता है, और फिर प्रोग्राम को आगे चल के अच्छे से प्रोसेस किया जा सकता है। तो इतना ही है, यानी यहाँ पे मान लीजिए ये कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी है, अब ये फुल हो गया है, तो यहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए ये वर्चुअल मेमोरी का ये यूज करने लगता है, ठीक है, और उसी से ये आगे चल के काम करता है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसको बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, इसको बाहर से लगाते हैं, और ये थोड़ा सा महंगा होता है, और जब आप बिजली बंद कर देंगे तो इसमें रखी जो सूचनाएँ होती हैं वो नष्ट हो जाने के कारण ना तो इसको आप इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, और ना ही इसमें कोई सूचना स्थायी रूप से आप स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या करते हैं? सहायक मेमोरी का यूज करते हैं, यानी जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है, जो मेमोरी होती है, उसमें हमने देखा कि एक स्थायी है और एक अस्थायी है। तो यहाँ पे होता यूँ है कि कंप्यूटर में कुछ, अब जो मेमोरी अस्थायी है तो वहाँ तो डेटा स्टोर हुआ नहीं, अब जो स्थायी है उसमें आप कोई परिवर्तन कर नहीं पा रहे हैं, यानी उसमें वो पहले से ही उसमें प्रोग्राम्ड है, यानी अलग से आपको अगर कुछ रखना हो तो आप क्या करते हैं? उसमें सहायक मेमोरी का यूज करते हैं। तो वही है, कुछ खास नहीं है, बस ये है कि इसका कैपेसिटी आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम होती है, इसी वजह से इसमें डेटा अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है। आप देखते हैं पेन ड्राइव वगैरह है, हार्ड डिस्क है, तो ये सब में आप डेटा जब स्टोर करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। तो वही चीज़ है। उसके बाद देखिए सहायक मेमोरी जो है ये आवश्यकता अनुसार किसी भी सीमा तक आप क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। और इसमें देखिए चुंबकीय उपकरणों के रूप में ये होती है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, सॉलिड स्टेट डिस्क है, तो ये चुंबकीय डिस्क की तरह, चुंबकीय उपकरण की तरह होता है, और इसको आप बैकअप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी यानी किसी डेटा की आपको तत्काल आवश्यकता नहीं रहती है तो आप क्या करते हैं? इसी तरह के किसी
डिस्क में ले जाके सुरक्षित करके रख देते हैं। तो वही है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हार्ड डिस्क को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ खास नहीं है, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए कुछ उदाहरण, देखिए यहीं से क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक डिस्क में अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क है और मेमोरी डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में आपसे पूछा जाए तो CD, DVD और ब्लूरे डिस्क हो जाएगा। और सॉलिड स्टेट डिस्क में पूछा जाए तो आपसे पेन और जो भी फ्लैश ड्राइव है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, यही आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी और मेमोरी डिस्क है। ऑप्टिकल में आपका CD, DVD, ब्लूरे डिस्क है। और सॉलिड में आपका पैन या फ्लैश ड्राइव है। अब हम लोग कैसे मेमोरी की ज़रा सी बात कर लें तो ये देखिए विशेष प्रकार की मेमोरी है और अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का ये यूज करती है, ठीक है। और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से, जैसे हमने देखा था कि रजिस्टर्स के बाद सबसे तेज़ गति से अगर कहीं से डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो कैशे मेमोरी से होता है। तो इसी को ध्यान रखिएगा, कैश मेमोरी भी इसको कह देते हैं। और प्रोसेसर को देखिए यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ, काफ़ी कम समय में ये डेटा को प्रोसेस कर देता है या ट्रांसफ़र कर सकता है, आप कह सकते हैं। प्रोसेस नहीं, ट्रांसफ़र करता है। इसी वजह से कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैश मेमोरी होता है ये प्रोसेसर और मानक जो DRAM होता है उनके बीच में एक बफर के रूप में काम करती है, ठीक है। और नवीनतम जो भी डेटा होता है और उसको ये कैशे मेमोरी में ही रखा जाता है। जैसे आप गूगल में कोई डेटा सर्च करते हैं तो आप जब दोबारा उसी चीज़ को सर्च करने जाते हैं तो आपको पहले से ही वो ऑप्शन में दिखाई देता है। तो वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो डेटा जो है वो इसी कैशे मेमोरी में ही स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी जब प्रोसेसर को किसी भी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कैशे मेमोरी को ही देखता है और अगर उसको वहाँ से मिल जाए तो तुरंत आगे प्रोसेस कर देता है। तो यही चीज़ है कि जैसे ही आप गूगल में मान लीजिए आपने सर्च किया MS धोनी, तो जब आप दोबारा MS धोनी जैसे ही M और S लिखेंगे आपको ऊपर में ऑप्शन दिखाई देने लगता है। तो वो जो डेटा है वो कैशे मेमोरी में ही रहता है। इसके अलावा देखिए द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस का हम लोग अगर थोड़ा सा देखें तो इसमें फ्लॉपी डिस्क का उदाहरण आता है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है एक वृत्ताकार डिस्क है, ठीक है। और इसके दोनों ओर क्या होता है तो चुंबकीय पदार्थ का एक लेयर होता है, एक लेप चढ़ा होता है और प्लास्टिक के चौकोर कवर में ये संरक्षित होती है। और इसका देखिए साइजेज अलग अलग होता है, जैसे 8 इंच का होता है, ये 5.1/4 है, 3.1/2 इंच इस तरह से होता है। और बीच में एक धुरी बनी होती है, डिस्क में जानते हैं आप बीच में एक धुरी बनी होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, इसमें वो जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप देख सकते हैं कि फ्लॉपी पर डेटा कुछ संकेंद्रीय या वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है, इस तरह का फ्लॉपी डिस्क होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं वृत्ताकार पथ पर ही डेटा स्टोर होता है, इसी को ट्रैक्स हम लोग कह देते हैं। ये जो साइड में इसको हम लोग ट्रैक्स कर देते हैं। और हर ट्रैक जो होता है वो कई भागों में बटा होता है जिसको हम लोग सेक्टर कह देते हैं। यानी ये जो ट्रैक्स है वो इस तरह से बटा होता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इस तरह से इसको सेक्टर कह देंगे, यही है। और डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि एक सेक्टर में 512 बाइट आपको दिखाई देगा और प्रति इंच चौड़ी सतह पर 135 ट्रैक लगभग बने होते हैं, ठीक है। तो यही है। और इसमें जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वही बाइनरी कोड में होता है। तो फ्लॉपी डिस्क यही है। और फ्लॉपी डिस्क पर जो कोई भी अगर आप सूचना लिखने या उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक विशेष उपकरण होता है और उसी को कहते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो यही उपकरण है, बाकी और इसमें ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफ़ी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यही होता है फ्लॉपी डिस्क। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, हार्ड डिस्क को देखते हैं। तो हार्ड डिस्क जानते हैं इसको फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं और ये कई आकार या क्षमताओं में हो सकता है और इसमें भी इसी तरह का काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस तरह से होता है, यही हार्ड डिस्क है, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह से ट्रैक और सेक्टर्स आप देख सकते हैं किस तरह से बटा हुआ है, जैसे हमने फ्लॉपी डिस्क में देखा था उसी तरह से। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल है, तो इतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आगे बढ़ें, अगला है मेमोरी स्टिक। तो मेमोरी स्टिक आप जानते हैं, मेमोरी कार्ड आपने देखा ही है, तो यही है मेमोरी स्टिक। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। और ये ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार का ये रीड ऑनली मेमोरी होता है, यानी इसमें रीराइट आप नहीं कर सकते हैं, ये केवल रीड ऑनली मेमोरी होता है। एक बार ही इसमें लिखा जा सकता है और कितनी भी बार आप पढ़ सकते हैं, लिखा एक ही बार जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसको जो लिखने पढ़ने के लिए क्या यूज़ होता है, तो लेज़र का यूज़ होता है। जैसे आपने पुराने DVD में देखा होगा
कि जब ये डिस्क इस तरह से लगाया जाता तो ये घूमता रहता था और इसके ऊपर लेज़र की जो किरणें हैं वो पड़ती रहती थी, और इसमें कोई भी मूवी या बुक्स वगैरह कुछ भी इसमें रख सकते थे। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। और ये प्लास्टिक का बना होता है और इसके ऊपर ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम की पतली परत जो है वो लगी होती है, आप जो देख रहे हैं ये ऊपर में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और डेटा स्टोर आप इस पर कर सकते हैं, और ये चुंबकीय डिस्क से थोड़ा सा अलग टाइप से काम करती है, वही चीज़ बताया गया है, बाकी कुछ खास नहीं है। और आगे आ जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक CD-ROM होता है, यानी ये रीड ऑनली है। एक CD-R है, ये रिकॉर्डेबल है। और एक CD-RW है, यानी ये राइटेबल है, इसको दोबारा आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर CD-ROM है तो ये रीड ऑनली है, जबकि CD-RW है तो री राइटेबल है, यानी दोबारा इसमें लिख सकते हैं। ये चीज़ है, यहीं से क्वेश्चन आता है। आगे DVD है, तो इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा पहले होता था, अभी तो कम हो गया। तो इसकी भंडारण क्षमता देख सकते हैं 2 गीगाबाइट या इससे अधिक हो सकती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 GB से ये ज़्यादा हो सकता है। और इसमें डेटा लिखने या फिर पढ़ने के लिए ये होता है, यानी दोनों में काम आता है। और इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD, यही इसको कहा जाता है। और आप ये चीज़ देख लीजिए कि इसका जो पहली बार इसको बनाया किसने है, तो एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है ये। और 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा इसका विकास किया गया था। और इसमें ऑडियो वीडियो जो है वो रख सकते हैं। और ये कॉम्पैक्ट डिस्क के समान ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये भंडारण कर सकता है डेटा का। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका प्रकार भी उसी तरह है कि अगर DVD-ROM है तो आप सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी है, नाम से ही लग रहा है। अगर RW लगा हुआ है तो समझ लीजिए इसको रीराइट आप कर सकते हैं। और DVD-RAM भी होता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क आपको सामने दिखाई दे रहा है, यही है। और ये भी एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क ही है। और DVD प्रारूप का स्थान लेने के लिए, DVD से थोड़ा सा एडवांस होता है ये, तो इसको बनाया गया था। और ये नीले बैगनी रूप का होता था, ब्लू वायलेट, इसका लेज़र से इसका किया गया था, मतलब इसको पढ़ने के लिए उसी का यूज होता था, इसी वजह से इसको ब्लू रे डिस्क कह दिया जाता है। और ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इसमें स्टोरेज होता है, आप देख सकते हैं 25 से 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है। और थोड़ा सा उससे ज़्यादा एडवांस है, फास्ट है, इस वजह से इसका यूज आगे चल के होने लगा। तो ब्लू रे डिस्क आपने देख लिया। अब देखिए ये सारा सेकेंडरी है जो हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद पेन, थंब या फ्लैश ड्राइव है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम लोग पेन ड्राइव कहते हैं। तो ये है यहाँ पर। और इसमें USB है, एक तरह का यूनिवर्सल सीरियल बस 1.1 या 2.0 अंतराफलक एकीकृत होता है, यानी USB के जरिए इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, और फ्लैश ड्राइव आमतौर पर हटाने योग्य होते हैं, आप जानते हैं कि इनको लगाइए, यूज कीजिए, फिर हटा दीजिए। और रीराइटेबल होते हैं, यानी इनको आप इनके अंदर का डेटा डिलीट करके वापस इसमें जो भी डेटा है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, पेन, थंब या फ्लैश ड्राइव इन्हीं को कहा जाता है। इसके अलावा आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ें तो मैग्नेटिक टेप है, इसको थोड़ा सा देख लें। तो मैग्नेटिक टेप जो होता है ये भी क्या है, पुरानी फाइलों का बैकअप लेने के लिए काफ़ी सुरक्षित होता है, सस्ता साधन होता है। ठीक है, काफ़ी सस्ता होता है। और ये टेप जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। ठीक है, प्लास्टिक का। तो मैग्नेटिक टेप जो है देखिए सस्ता साधन है, प्लास्टिक का होता है, और नाम से ही लग रहा है टेप है, तो इस तरह का ये कई सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि सीक्वेंस में बटा होता है और काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, लंबाई आप देख सकते हैं यहाँ पे है 800 से लेकर 6250 बाइटें तक इसमें आप लिख सकते हैं। और लंबाई 200 फीट से 3600 फीट तक होता है। ठीक है, तो इस तरह का एक टेप होता है। और इसका यूज पहले काफ़ी ज़्यादा होता था, अभी कम हो गया है। और इसी वजह से इसको देख सकते हैं टेप ड्राइव भी कह देते हैं, टेप ड्राइव। तो यही था, ये मैग्नेटिक टेप भी क्या है, एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है। तो अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी जो मेमोरी है और डिवाइसेज हैं उनके स्टोरेज के माध्यम और भंडारण अगर क्षमता देखें तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। तो देखिए सबसे पहले आप ऑप्टिकल को देखें तो CD-ROM और DVD-ROM ये आपका ऑप्टिकल में आ जाता है। ठीक है, और इसका क्षमता से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CD-ROM का देखिए कम है, 640 MB से लेकर 680 MB तक इसका क्षमता होता है। वही DVD की बात करें तो 4.7 GB से लेकर लगभग 17 GB तक होता है। और पेन ड्राइव आपने देखा ही है कि पेन ड्राइव सॉलिड स्टेट में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें 1 GB से लेकर 256 GB तक लगभग स्टोर कर सकते हैं।
मैग्नेटिक टेप जो है ये मैग्नेटिक नाम से ही लग रहा है, और ये 60 MB से 8 MB यानी काफ़ी कम डेटा जो है इसमें स्टोरेज हो सकता है। उसके बाद देखिए फ्लॉपी डिस्क जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो 5.25 इंच वाला है, ये मैग्नेटिक ही है और इसमें बहुत कम 1.2 MB डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वही फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 इंच वाला है ये 80 KB से लेके 1.44 MB तक का इसमें यूज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो जनरली दूसरा वाला ही पूछा जाता है, 1.44 MB। आप देखेंगे कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो 8 इंच वाला है इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 20 MB से लेकर 80 GB तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप का है, लेकिन दूसरा वाला ही जनरली ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका यूज भी ज़्यादा होता है। तो यही है। और इसके अलावा हार्ड डिस्क में देख सकते हैं ट्रैक 0 सबसे भीतरी ट्रैक होता है, तो ये सब हालांकि याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना ही हम लोग यहाँ पर जो हमारा मेमोरी वाला है टॉपिक, इसमें इतना ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसको देख लेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपने पूरा देखा होगा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और साथ साथ आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट करने से चीज़ें याद भी ज़्यादा समय तक रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।